नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज बात स्वयं घोषित खलीफा अर्दगान की, जिनका सपना जीते जी तुर्की को मिडिल ईस्ट की राजधानी बनाने का है, ताकि पूरे मिडिल ईस्ट का कंट्रोल उनके पास आ सके। अर्दगान का ये सपना कुछ हवाई लोगों को लग सकता है, लेकिन ये भी सच है कि उनकी ये कोशिश बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मुस्लिम देशों को एक छत्र राज्य में लाने, उन्हें जोड़ने के लिए तुर्की सब कर रहा है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो कुर्द जो तुर्की में आतंकी हमलों के लिए तुर्की का सबसे बड़ा सिरदर्द था, वो आज तुर्की में मिलने के लिए तैयार बैठा है। दुनिया वाले में आज बात मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देने वाले इसी मुख्य बड़ी खबर का करेंगे। दुनिया वाले में आज जानेंगे कि क्या सच में कुर्द तुर्की में मिल जाएगा। साथ ही जानेंगे कि किन किन देशों से लगते हैं कुर्द के इलाके। कुर्द इलाकों के मिलने के बाद क्या पीछे रह जाएगा सऊदी, ये भी एक सवाल है। इसके साथ ही पीकेके के ऐलान पर क्या होगा ईरान का अंजाम। साथ ही मिडिल ईस्ट में क्या कमजोर पड़ जाएगा ईरान का अस्तित्व, ये भी समझेंगे। आपके हर एक सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ मुख्य बातों का पता आपको पहले से होना चाहिए कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का दबदबा है। इस्लामिक देशों में सबसे मजबूत देशों में आने वाले सऊदी को तुर्की यूं तो कोई सीधी चुनौती नहीं देता है, लेकिन मिडिल ईस्ट देशों में तुर्की की सक्रियता बताती है कि कैसे वो चुपके से धीरे धीरे रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ा रहा है। अब देखिए ना, जो पीकेके तुर्की का घोषित आतंकी संगठन है, वो संगठन अब खुद को समाप्त करने की घोषणा कर चुका है। कुर्द संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जेल में बंद नेता अब्दुल्ला ओकलान ने एक ऐतिहासिक बयान दिया है। ओकलान ने कुर्दिश नेताओं के माध्यम से भेजे गए एक पत्र में सब कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं हथियार डालने का आह्वान कर रहा हूं और मैं इस आह्वान की ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी ले रहा हूं। उनके शब्द एक नई आंधी को ला रहे हैं। 1.5 पन्ने के अपने बयान में उन्होंने कुर्द आंदोलन की पृष्ठभूमि, इसके विकास पर चर्चा की और कहा कि कुर्द ने बड़े संघर्ष का सामना किया। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि क्षेत्रीय विकास के साथ साथ कुर्द मुद्दों पर तुर्की सरकार के उठाए गए लोकतांत्रिक कदमों के कारण सशस्त्र विरोध का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। सभी समूह को अपने हथियार डाल देने चाहिए और पीकेके को खुद को खत्म कर लेना चाहिए। ये बयान एक आंधी की तरह आया और तुर्की को खुशी दे गया। अब यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ओकलान के सभी समूह के आह्वान का मतलब सीरिया और ईरान में मौजूद पीकेके की सभी शाखाओं का भी खत्म होना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सच में कुर्द तुर्की में मिल जाएगा। तो कुर्दों की ज्योग्राफी को आप समझिए। सबसे पहले बात समझिए कि कुर्दिस्तान कोई आज़ाद देश नहीं है, ये एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से कुर्द लोग रहते हैं। ये क्षेत्र कई देशों के भीतर स्थित है, जिनमें तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। कुर्दिस्तान को कोई औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, ये कोई देश नहीं है, लेकिन कुर्दों की स्वतंत्रता या स्वायत्तता के लिए संघर्ष यहाँ चल रहा है। इराक में कुर्दिस्तान का स्वायत्तता क्षेत्र के रूप में स्थापित होना, जहाँ एक विशेष सरकार और सेना भी है, वहीं बाकी देश में ये आज़ाद देश बनने की मांग करते हैं, जिसे हम इराकी कुर्द क्षेत्र की तरह जानते हैं। खास बात यह है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति बरजानी ने भी पीकेके के खत्म होने पर प्रतिक्रिया दी है। ओकलान के ऐलान का इराकी कुर्द क्षेत्र के राष्ट्रपति ने भी स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट डालकर इस कदम का स्वागत किया, इसकी सराहना की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि कुर्द की आज़ादी की लड़ाई यहाँ खत्म हो गई है। कुर्द लंबे वक्त से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। अब यहाँ जानते हैं कि कुर्द के लोग क्या चाहते हैं। कुर्द क्षेत्रों में हो रही लड़ाई का मुख्य कारण कुर्दों की आज़ादी की मांग है। ये लड़ाई राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की आज़ादी भी है। ये लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्द के विद्रोह संगठनों ने तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक में अलग अलग संगठनों की मदद से संघर्ष किए हैं। तुर्की में ये पीकेके थे तो इराक में कुर्दिस्तान, सीरिया में ये YPG थे तो ईरान में PAJK,
ये संघर्ष विभिन्न देशों में अलग अलग रूपों से देखे जाते हैं, लेकिन इसका मूल कारण एक ही है, कुर्दों को उनकी पहचान, अधिकारों की मांग। इन संघर्षों ने क्षेत्रीय अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय तनावों को जन्म दिया, खासकर तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक में। इसकी शुरुआत पहले विश्व युद्ध के बाद से हो चुकी थी। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर का जर्मनी को समर्थन, मिडिल ईस्ट में एक और टकराव की शुरुआत थी। इस वक्त तक इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की कुछ नहीं थे। समूह के रूप में कुर्दों को अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन उस वक्त सब बदल गया जब इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की की सीमाएं तय हुई। इन्हीं चारों देशों में पड़ने वाले कुर्द इलाके अपनी पहचान खो रहे थे। लड़ाई शिया सुन्नी की बन गई। शियाओं की ईरान में बहुमत और इस क्षेत्र में शियाओं के विस्तार का डर कई कारण बनते चले गए। तनाव गहराता गया, युद्ध हुए, आतंकी संगठन बने। शिया सुन्नी की ये लड़ाई आगे बढ़ती गई। अब जब इजराइल हमास जंग और उसमें ईरान की भूमिका को हम समझ रहे हैं, लेकिन इन सब में ये नहीं भूलना चाहिए कि मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी के बदलाव में तुर्की सिर्फ एक कदम दूर है। यहाँ कुर्दों का तुर्की की तरफ आना और उनके समर्थन में खड़े हो जाने का मतलब साफ है कि उस क्षेत्र में कुर्दों के साथ चला आ रहा दशकों पुराना विवाद आज खत्म हो जाएगा। कुर्दों की लड़ाई अपनी पहचान, अपनी आज़ादी के लिए हमेशा से रही है। कुर्दिस्तान भले ही एक देश के रूप में ना रहा हो, लेकिन ये एक क्षेत्र में बड़े प्रभाव को दर्शाता है। कुर्दों का सबसे बड़ा हिस्सा इस समय तुर्की में आता है और इस सबसे बड़े हिस्से में कुर्दों का माने जाना और विवाद का खत्म हो जाना तुर्की की उस नई शुरुआत का प्रतीक होगा जो उसे मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत और सऊदी का सबसे टफ कॉम्पिटिटर बना सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।